Chapter 6 Application of Derivative Miscellaneous Exercise Example number है 42. A car starts from a point P at time t equal to 0 second and stop at point Q. The distance x in meter covered by it in t second is given by x equal to t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it to reach Q and also find the distance between P and Q. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है एक कार है जो कहाँ से चलना शुरू हुई, P से. यहाँ से चलना शुरू हुई और उस टाइम था इसका 0 सेकेंड. कितना टाइम था? 0 सेकेंड. और ये कहाँ पे रुकी? Q पे रुकी, मतलब यहाँ पे रुकी. ठीक है, यहाँ से शुरू हुई चलना और यहाँ रुकी. अब क्या आता है, इनके बीच इनमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? t सेकंड के बाद इनका डिस्टेंस इतना आया. ठीक है, t सेकंड के बाद इनका डिस्टेंस इतना आया. तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q. मतलब हमें बताना है कि इसको P से Q तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा. समझे मेरी बात? क्या बताना है? P से Q तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा और उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है P और Q का. मतलब हमें P और Q का डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले ये देखो क्या दिया हुआ है, x, ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास आफ्टर t सेकेंड. इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2t स्क्वायर, ये बनेगा माइनस टी क्यूब अपॉन 3. अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? x की हो जाएगी dx बाय dt. इसकी डिफरेंशिएशन होगी 4t, है ना. t स्क्वायर की 2t होगी, 2 2 ज़ा 4. इसकी हो जाएगी 3t स्क्वायर अपॉन 3. ठीक है, और ये dx बाय dt ये क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये बनती है वेलोसिटी, है ना. ये क्या बन रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी. ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या, इन दोनों में t कॉमन, तो यहां बचेगा 4 माइनस टी. ठीक है, अब क्या करो, इसको 0 के इक्वल पुट करो. हम वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो यहां से आएगा t इंटू 4 माइनस टी इक्वल टू 0. तो t हो जाएगा 0 और 4 माइनस टी इक्वल टू 0. तो t हो गया 0, t को इधर ले आओ और t हो जाएगा 4. ठीक है, तो p में इसको कितना टाइम लगा था? 0 सेकेंड. Q में पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा? Q में पहुंचने के लिए इसको 4 सेकेंड लगे. ठीक है, समझ आई मेरी बात? p के लिए इसको लगा, स्टार्टिंग में तो 0 सेकेंड ही था और इसको Q तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड. ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे? यहां लिख लो कार विल रीच द पॉइंट Q आफ्टर 4 सेकेंड. ठीक है, P से Q तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड. अब हमें निकालना है PQ का डिस्टेंस. क्या करना है? PQ का डिस्टेंस. देखो आपने कुछ नहीं करना, ये जो 4 सेकेंड है ना, आपने यहां t की जगह डाल देना है, तो वो आपको मिल जाएगा PQ का डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, वो आपने क्या करना है, यहां पे t की जगह 4 डाल दो. ये बनेगा 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4 अपॉन 3. ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. इसका एलसीएम ले लो 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 माइनस 4. ये बनेगा 2 अपॉन 3. 16 2 ज़ा 32 बाई 3. इसको कितना डिस्टेंस लगा? 32 बाई 3 मीटर. तो ये होगी एग्जाम्पल 42 कंप्लीट. एग्जाम्पल 43 है हमारे पास. अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour
फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज इन द टैंक इज 4 मीटर। देखो क्या कहता है, एक वाटर टैंक है, वो किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन मतलब उल्टी कोन, ये बना के बताता हूं मैं आपको, इस फॉर्म में है, उल्टी कोन आ गई, ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या कहता है, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। देखो ये जो एंगल होता है ना, ये पूरा एंगल, ये वर्टिकल एंगल होता है, ये क्या होता है, पूरा एंगल वर्टिकल एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको आधा ले लूं तो ये बन जाता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, जिसको आप अल्फा मान लो। तो अल्फा यहां लिख लो, अल्फा दिया हुआ है tan इनवर्स 0.5, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, वाटर इज पोर्ड इट इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। मतलब क्या कहता है, इस कोन के अंदर पानी जो है वो डाल रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं, और क्या डाल, 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। देखो कैसे पता चला, क्योंकि मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, होता है वॉल्यूम का, ठीक है। 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पर आवर के हिसाब से इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या बन गया, वॉल्यूम dv अपॉन dt। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेट, कांस्टेंट रेट, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो ये बनेगा 5 मीटर क्यूब पर आर। देखो मैंने t इसलिए लिखा नीचे क्योंकि यहां पे सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, कितना, 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। मतलब अगर ये इसकी हाइट h है तो हमें बताना है कि इसका लेवल कितना इंक्रीज किया, मतलब हमें निकालना है dh बाई dt। क्या फाइंड करना है, dh बाई dt, समझे मेरी बात। और यहां पे देखो, व्हेन डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ क्या होती है, हाइट, हाइट दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। और हमें बताना है इसकी हाइट कितनी इंक्रीज की, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको रेडियस मान लो, ये r ले लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, ये tan इधर ले आओ, ये tan इधर आएगा तो ये बनेगा tan अल्फा इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब देखो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और अल्फा के सामने वाला, अल्फा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे r, और बेस क्या होगी, ये होगी बेस, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और बेस हमने क्या लिया, h। 0.5 को लिखो 5 अपॉन 10, ये कट के यहां बनेगा, ये 2 को इधर नहीं, h, हाँ 2 को इधर ले जाओ, कितना बनेगा, या h को इधर ले आओ, हमें हाइट निकालनी है ना, तो रेडियस की वैल्यू निकाल लो, बेटर रहेगी। h को इधर ले आओ, r बनेगा h बाई 2, ठीक है। हमें निकालना है dh बाई dt, और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, v से इसको डिनोट कर लो, 1/3 पाई r स्क्वेयर h, है ना, यही होता है ना। यहां पे क्या करो, r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू क्या है, h बाई 2, h बाई 2 का स्क्वेयर इंटू h, ये बनेगा पाई अपॉन 3 h स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर 4 इंटू h। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई अपॉन 4 3 12 h क्यूब, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। देखो t से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे ये आर्ट्स में दिया हुआ था, ये बनेगा dv अपॉन dt पाई अपॉन 12 इंटू h क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 3h स्क्वेयर dh बाई dt। अब यहां पे dv बाई dt की वैल्यू डाल दो, dv बाई dt की वैल्यू 5 है, ये और ये कट जाएगा, ये बनेगा पाई अपॉन 4, और h की वैल्यू भी देखो दी हुई है, h की वैल्यू कितनी है 4, यहां लिखो 4 का स्क्वायर dh बाई dt, ठीक है। हमें dh बाई dt ही फाइंड करना है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहां से, यहां पे क्या बचा, 5 इक्वल टू 4 पाई dh बाई dt। 4 पाई को इसके नीचे ले जाओ,
डी एच बाई डी टी आ जाएगा 5/4 पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दो, पाई है 22/7। ये 7 उल्टा करके ऊपर ले आओ और ये बनेगा ये, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी कितना आ जाएगा, 5 7 35, 4 इंटू 22 88। अब यूनिट देखो कैसे लिखेंगे, हाइट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट आर दिया हुआ है, तो आंसर आएगा 35/80 मीटर पर आवर। ये निकल गया कि कितनी हाइट इंक्रीज की थी। एग्जाम्पल 44 है हमारे पास। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेस। देखो क्या कहता है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक मैन है उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर है और वो कितनी स्पीड से वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। उससे दूर क्या है, एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर हाई। तो हमें बताना है कि लेंथ ऑफ हिज शेडो कितनी इंक्रीज करेगी, किसकी शेडो, मैन की शेडो, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो एक लैम्प पोस्ट है जिसको हम नाम रख लो ए बी। लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है 6 मीटर, ठीक है। और ये मैन ले लो जिसकी हाइट दी हुई है कितनी 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, ये देखो क्या दिया, स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। मतलब अगर ये लेंथ अगर x है तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसकी स्पीड दी हुई है कि इतनी स्पीड से, मतलब डी एक्स बाई डी टी वो कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। उसका स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है, इस मैन की शेडो कितनी इंक्रीज करेगी। देखो इसकी शेडो यहां पड़ेगी, है ना, तो हमें ये निकालना है। ये अगर ई है तो हमें फाइंड करना है डी ई, ये इसकी शेडो है, ठीक है, किसकी, मैन की, जिसको हम वाई मान लेते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा इंक्रीज करके ना यहां से एक ट्रायंगल बना लो, थोड़ा सा इसको यहां और ले लो, ये ई मान लो, ठीक है। तो हमें वाई निकालना है, तो लेट कर लो वाई बी दी शेडो ऑफ द मैन, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है ऑफ द मैन, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम ना यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल वाला। देखो ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल दिख रही है ना, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ये इसके सिमिलर होगी, क्योंकि आपने 10th में तो इतना सिमिलर ट्रायंगल पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। देखो अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड्स क्या हो जाती हैं, साइड्स हो जाती हैं प्रोपोर्शनल। कॉन्ग्रुएंट में साइड्स इक्वल हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाती है, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है बाय सी पी सी टी। इसकी साइड ले लो ए बी और छोटी वाली ट्रायंगल की ले लो साइड सी डी, ठीक है, इक्वल टू इसकी बेस ले लो बड़ी वाली ट्रायंगल की बी ई और छोटी वाली ट्रायंगल की ले लो डी ई, ठीक है। और हमें निकालना क्या, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शेडो इंक्रीजेज। मतलब हमें निकालना कि ये वाई है ना, ये इसकी शेडो है ना, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। इसकी शेडो कितनी इंक्रीज की, ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू देखो कितनी है 6, सी डी की वैल्यू 2, बी ई की वैल्यू देखो क्या होगी, ये देखो ये बी ई, ये पूरा क्या होगा x प्लस वाई, है ना, ये बनेगा x प्लस वाई, और डी ई की वैल्यू क्या होगी y। हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी, याद रखना। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई को उधर ले जाओ, 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स, 2y इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से करना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t,
तो ये बनेगा 2 dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 5 दी हुई है ना, यहाँ डाल दो। तो ये बनेगा 2 dy बाई डी टी इक्वल टू 5। 2 को इधर ले आओ और यही चीज़ हमें निकालनी थी। तो ये बनेगा 5/2। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम का क्या दिया हुआ आर। तो हम लिख सकते हैं इसकी शेडो कितनी इंक्रीज हुई, लेंथ ऑफ इज शेडो इंक्रीजेस एट द रेट 5/2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 44 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 45 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। ठीक है, अब सुनो क्या करना है, हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं। नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। ये जो x1 y1 होता है ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, या इसको m1 रख लो, m फिर टेंजेंट की इक्वेशन डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो m1 होता है ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला चाहिए पॉइंट और दूसरी चाहिए स्लोप। अब आपको लग रहा होगा पॉइंट दिया हुआ है ना, आप देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा चलो पॉइंट तो आ गया, अब स्लोप रहेगी, लेकिन पॉइंट नहीं दिया हुआ। क्यों, कैसे पता चला, देखो इसने क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट। इसने ये नहीं लिखा कि कर्व की इक्वेशन पास कर रही है, इसने लिखा है ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल इस इक्वेशन से इस पॉइंट से पास कर रहा है। मेरी बात समझ आई, दोबारा सुनो अगर नहीं समझ आई। देखो अगर यहां पे लिखा होता कि कर्व दैट पासिस थ्रू द पॉइंट, अगर कर्व पास कर रहा होता तो हम कहते ये पॉइंट x1 y1 है, लेकिन ये कह रहा है कि ये पॉइंट ये नॉर्मल से पास कर रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है ना वो x और y की वैल्यू है। समझ आई मेरी बात, मतलब x की y यहाँ पे है 2, ऐसा बनेगा 2 माइनस y1 m1 x की जगह 1। ये x और y है, ना कि ये x1 y1 है। ठीक है, तो हमें x1 और y1 दोनों फाइंड करने पड़ेंगे और स्लोप भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व। अगर फिर भी आप देखो हमने लेट x1 y1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है, तो पहले गिवन लिखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिया ना इस कर्व के ऊपर पॉइंट लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। अब पहले सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, y की हो जाएगी dy बाई डी एक्स। ये 2 इससे काट दो, 2 को इसके नीचे ले आओ, ये बनेगा x/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले नॉर्मल से पहले टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, ये जो पॉइंट दिया हुआ है एट पॉइंट क्या लिया हमने x1 y1। आपने क्या करना है, इस x की जगह x1 डाल देना है, यहां पे x1 डाल दो, ये बनेगा x1/2। इसको फर्स्ट ले लो। ठीक है, अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारी x1/2। इसको उल्टा कर लो, ये बनेगा -2/x1, और इसको m1 से डिनोट कर लो। ठीक है, ये हमारी m1 आ गई। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बताई मैंने आपको, नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन था ना ये पॉइंट 1 2, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये x और y है।
ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में 1 2, ये x ये y, x की जगह डालो 2 और y की जगह नहीं, x की जगह सॉरी 1 और y की जगह 2, y की जगह 2 डाल दो और m1 की जगह -2/x1, x की जगह 1 1 - x1। ठीक है, क्या करो, इस 2 को इधर ले आओ, ये बनेगा -y1 इक्वल टू, ये पहले मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा कितना आएगा, ये -2x1 और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा 2 और x1 कैंसिल हो जाएगा। समझ आई यहाँ तक? क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना -2/x1, इसको इससे करेंगे ये बन जाएगा प्लस बनेगा ना, प्लस x1 कट गया 2 और 2 यहाँ ही रहने दो भी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, -y1 इक्वल टू -2x1, ये कैंसिल, तो y1 हो जाएगा 2/x1। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। देखो अब हम पॉइंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो, देखो मैंने क्या किया था, मैंने x1 y1 इस कर्व के ऊपर पॉइंट लिया था, तो हम इसको x1 y1 भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आई? क्योंकि देखो ना, पॉइंट मैंने इसके ऊपर लिया तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा ना, तो हम यहाँ पे x1 y1 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये y1 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे फर्स्ट में। ठीक है, तो सेकंड की वैल्यू किस में डाल रहे हैं हम, फर्स्ट में। तो देखो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4y1, y1 की जगह क्या लिखो 2/x1। ठीक है, ये x1 इधर ले आओ, ये क्या बनेगा, ये x1 का क्यूब इक्वल टू 4 2 = 8, इसको लिख सकते हैं x1 का क्यूब इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, x1 आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालो और y1 निकाल लो, 2/x1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया 1, तो पॉइंट आ गया हमारे पास, पॉइंट क्या आ गया 2 1। ठीक है, अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट भी मिल गया, हमें याद रखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या निकाली थी, जिसको हमने m1 से डिनोट किया था, ये देखो आपके सामने लिखी है, m1 क्या लिया था -2/x1, -2/x1, x1 की वैल्यू 2, तो -2/2 -1। अब निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, y - y1 इक्वल टू m1 x - x1। ठीक है, y1 देखो कितना है, y1 हमने अभी लिखा था 1, m1 कितना है 2, नहीं m1 - 1 x - x1 है 2, तो ये बनेगा y - y1 -x + 2, ये x को इधर लाओ और 1 को उधर ले जाओ, ये x इधर आएगा, ये बनेगा x + y और ये 1 इधर आएगा, तो ये 1 आके प्लस बनेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 45 कंप्लीट। एग्जाम्पल 46 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू cos x + y, x दिया हुआ है -2π और 2π के बीच में, डैट आर पैरेलल टू द लाइन x + 2y = 0। ठीक है, देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन। देखो मैंने पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूं, टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है, सेम ही होती है, बस यहां पे स्लोप का फर्क होता है। ये जो x1 y1 होता है ये पॉइंट होता है, ठीक है, और ये जो m होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें नहीं है हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये कर्व इस लाइन के, देखो यहां लिखा है पैरेलल है। देखो अगर दो पैरेलल हो तो उसमें क्या होता है, दोनों की स्लोप इक्वल होती है, मतलब m1 = m2 होता है। ठीक है, याद रखना, अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, पहले पॉइंट ले लो, लेट x1 y1 बी दी पॉइंट ऑन द कर्व।
क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी नहीं है और स्लोप भी नहीं है, दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। अब देखो y इक्वल टू कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये क्या बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई को भी करना है, x की 1 y की dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगला काम क्या करो, ये डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ करो, ये टर्म इधर ले आओ, ये पूरी टर्म इस तरफ, डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसको यहाँ ही रहने दो, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये लिख दो। अब ये पूरी टर्म इसके नीचे ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन ये इसके नीचे। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके लिए क्या करना होता है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप m से डिनोट कर लो, एट x1 y1। आपने क्या करना है, x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल दो। ये देखो, ये x1 y1 मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये किसके पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। मैं आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, ये कर्व जो है ये पैरेलल है लाइन के, तो लाइन की स्लोप निकालेंगे अब। ठीक है, तो गिवन लाइन की इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी है x प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर देना, लाइन को डिफ्रेंशिएट करके नहीं निकालनी। कैसे निकालनी है, आपने ये 11th में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे पहले। ठीक है, x को इधर लाओ, ये बनेगा 2y इक्वल टू माइनस एक्स, 2 को इसके नीचे ले आओ, ये बनेगा y इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x, ये 2 इधर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं चलेगा ना, देखो इस फॉर्म में रिड्यूस होगी, है ना। तो आप कंपेयर करो, m देखो यहाँ पे कितना है, m है माइनस 1 बाई 2, उसको m1 नाम दे दो, m1 है माइनस 1 बाई 2, उसको m1 लिख दो। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों की स्लोप बराबर होती है, m इक्वल टू m1। ठीक है, यहां पे m की वैल्यू डालो, m की वैल्यू देखो आपके सामने है, ये है इक्वल टू m1 की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को इधर ले आओ, ये बनेगा 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर ले आओ, ये बनेगा 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ठीक है, ये इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 2 साइन x1 प्लस y1 माइनस, ये इस तरफ आएगा माइनस साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। ये 2 में से कितने बचेंगे, साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा साइन 1 कब होता है, साइन 1 होता है 90 डिग्री पे, कब 1 होता है 90 पे, तो ये बनेगा साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 की जगह लिखो साइन पाई बाय 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो आपने 11th क्लास में एक्सरसाइज 3.4 में, 11th की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में 3.4 में ये फॉर्मूला किया था जनरल सोल्यूशन में, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। अगर आपको नहीं पता तब भी आप यहाँ देखो क्या फॉर्मूला था, एन पाई माइनस 1 की पावर n डॉट वाई
n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। ये पूरा x है, आप कंपेयर करो, ये पूरा x है और ये y है, ठीक है, ये x और ये y। तो क्या फॉर्मूला x इक्वल टू x है हमारा x1 प्लस y1 इक्वल टू n पाई, ठीक है। अब याद रखना हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट और स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। सारा काम हम पॉइंट और स्लोप के लिए कर रहे हैं। -1 की पावर n y देखो कितना π/2, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, यहां तक हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन था y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये यूज कर रहा हूं मैं, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। देखो हमने क्या किया है, हमने इस पे पॉइंट क्या लिया हुआ है x1 y1, तो मैं इसको y1 और x1 भी पढ़ सकता हूं, कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि अगर हमने पॉइंट इस पे लिया हुआ है तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब क्या करो, x1 प्लस y1 की वैल्यू ना यहां डाल दो, यहां पे ये वाली n पाई -1 की पावर n π/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, अगर मान n इंटीजर है ना, n की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, n की जगह 1 डालो, ये क्या बनेगा पाई, यहाँ 1 डालोगे -1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा और π/2, पाई माइनस π/2 एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा π/2। और cos π/2 की, यहाँ पे ये पूरा π/2 हो गया, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब कोई भी इंटीजर डाल के देख लो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, माइनस में डालो, तो भी ये सब 0 होगा, ठीक है। अच्छा, y1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें निकालनी है x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आ गई 0। अब आप क्या करो, यहां पे इस जगह पे y1 की वैल्यू डालो, ठीक है, सुनो ध्यान से। यहां पे y1 की जगह 0 डालो, ये क्या बनेगा, x1 प्लस 0 इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/2, ठीक है। x1 आ जाएगा n पाई -1 की पावर n π/2, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो आपके पास x की वैल्यू दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो x की वैल्यू दी है -2 पाई और 2 पाई के बीच में, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है आपके पास -2 पाई और 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो आप क्या करो, n की जगह यहां 1 डालो, n की जगह यहां 1 डालना है आपको, 1 डालोगे, ये भी हमने सॉल्व किया है, 1 डालोगे ये बनेगा पाई माइनस π/2, ठीक है। फिर n की जगह 2 डालो, n की जगह 2 डालोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 पाई माइनस, नहीं ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, n की जगह देखो यहाँ पे -2 पाई और 2 पाई के बीच में है, मतलब एक नेगेटिव लेना है, जैसे मैंने n1 लिया, और एक -1 लेना है। अब -1 यहाँ डालो, कितना आएगा, ये n की जगह -1 डालना है, तो ये बनेगा -पाई, यहाँ -1 डालो, -1 की पावर -1 कितना होगा, -1 की पावर -1 ही होता है, -1 इंटू π/2, तो ये आ जाएगा -पाई -π/2, इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा -3 π/2, ठीक है। आप इसमें 2 नहीं डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 डालोगे ना, वो इसकी रेंज में नहीं आएगा, इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसका एलसीएम लोगे, ये बन गया x1 आ गया π/2 और x आ गया -3 π/2, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट आ गया हमारे पास π/2 और 0, क्योंकि हमने पॉइंट क्या लिया था, हमने पॉइंट लिया था x1 y1, है ना। तो x1 कितना π/2 और y1 है 0, ठीक है, और x दूसरा पॉइंट आ गया x1 -3 π/2 और 0। देखो पॉइंट आगे, अब कौन रहेगी, स्लोप, लेकिन स्लोप तो हमारे पास है, देखो ना स्लोप हमारे पास क्या थी, -1/2, है ना, क्योंकि यहाँ पे m और m1 तो बराबर है ना। तो हमने यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट को m लिया था ना, और m और m1 बराबर है, तो m कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई,
स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू -1/2। अब देखो इसके बाद ना मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा अगले नए पेज में, आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ें दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। अब हम इससे इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट और स्लोप लिख दी जो हमने निकाली थी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 इक्वेशनें निकलेंगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पहला पॉइंट ले लो π/2 0, ठीक है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। देखो ये x1 ये y1, तो y1 है 0, m है -1/2, x माइनस x1 है π/2। ये 2 यहां ले जाओ, ये बनेगा 2y, 0 तो मैंने खत्म कर दिया, ये -x माइनस π/2। इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई -2x माइनस पाई, ये 2 इधर ले आओ, 4 पाई, ये बनेगा, इसको सेम लिख दो, -2x माइनस पाई, ये दोनों टर्म इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 2x प्लस 4y प्लस पाई इक्वल टू 0। माइनस पाई आ रहा है ना, देखो यहाँ पे गलती की है मैंने, -x ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, पॉइंट दूसरा क्या है, -3/2 0, और स्लोप याद रखना -1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगाना है सेम, y माइनस y1, y1 0 हो जाएगा, फिर m तो वही रखना है -1/2, x माइनस x1 ये है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि x माइनस x1 है, 2 इधर ले आओ, ये बनेगा 2y, इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये बनेगा -2x और ये बनेगा -3 पाई, ये इधर ये बनेगा 4y -2x -3 पाई, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा आंसर 2x प्लस 4y प्लस 3y पाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 46 कंप्लीट। एग्जाम्पल 47 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो हमें क्या करना है, हमें इंटरवल्स निकालनी है और बताना है उस इंटरवल्स पे ये इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ पे करता है। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या है, मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप f' को 0 पुट करना है और तीसरा स्टेप नंबर लाइन, ठीक है। ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, f of x की डिफरेंशिएशन f', इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 4x3, फिर 4/5, इसकी डिफरेंशिएशन 3x², इसकी डिफरेंशिएशन 2x और x की 1 पीछे बचेगा 36/5 और 11 की 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 12/10, जिसको काट लेते हैं 2 के टेबल से, ये बनेगा 3 2 6/5 x³ माइनस 12/x² अपॉन 5 माइनस 6x प्लस 36/5, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, या एक काम करो, इन सब में ना 6/6 कॉमन है और 5 भी कॉमन निकाल लो, है ना। तो यहाँ बचेगा x³, यहाँ बचेगा 2x²। अब देखो यहाँ पे 6 कॉमन है लेकिन 5 नहीं है कॉमन, है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पे ना 5 ऊपर आ जाएगा, नहीं समझे। देखो अगर मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, या पता आप ऐसा करो, यहाँ पे 6x है ना, 6x को ऐसा लिख लो, 30/5x लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब मान लो मैंने यहाँ से 6/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 5 ही बचेगा ना, ठीक है, 5x, और यहाँ से भी 6/5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है।
अब इसको ना हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। देखो आपने कौन सी क्लास में, 9th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा होगा। हिट एंड ट्रायल, ये सारा काम ना रफ में करेंगे आगे अब, ठीक है। ये जितना भी काम करना है अब रफ वाला काम है, ये आपको शो नहीं करना पेपर में, साइड में लाइन डाल के वहाँ कर लेना। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता था कि आपने x की, इसमें कोई भी x की वैल्यू डालनी है जो इसको 0 बना दे। अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू डालो लेकिन 0 बननी चाहिए। जैसे 1 डालो, x को 1 डाला यहाँ पे, ये क्या बनेगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, वो 2 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 1 प्लस 6, ये बना 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, कितना हो गया 7 माइनस 7, देखो 0 आ गया। तो हम कहते थे इस 1 को इधर ले आओ, तो हम कहते थे x माइनस 1 इज अ, ये 1 इधर लाना है, ठीक है। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा, इसका। यही करते थे ना क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। फिर अगला स्टेप क्या करते थे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते थे। अगर आपको नहीं याद है फिर भी आप समझ लो, यहां पे x माइनस 1 से डिवाइड करो, अब ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6। अब किससे करेंगे, माइनस एक्स से, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा प्लस एक्स, माइनस माइनस, ये बन गया माइनस 6x प्लस 6। अब इसको करो माइनस 6 से, ये बन गया माइनस 6x और ये बनेगा प्लस 6 प्लस माइनस, देखो सारा कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब क्या करते थे, 6/5 ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे, यही करते थे ना हिट एंड ट्रायल मेथड में, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे आ जाऊँ मेन पेज में, अब आ जाओ यहाँ पे मेन पेज पे, ठीक है। अब इसकी ना मिडिल टर्म तोड़ो, मिडिल टर्म तो तोड़ना आती है ना, कैसे तोड़ते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता था, मल्टीप्लाई करके क्या आता है, माइनस 6x स्क्वायर। तो कौन से दो नंबर है जिसको 6 आता है, माइनस 3x और प्लस 2x, तो ये बनेगा 6/5 x माइनस 1, इन दोनों में x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, ठीक है। तो f डैश x बनेगा हमारा 6/5 x माइनस 1, इन दोनों में x माइनस 3 बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, ठीक है। ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, अगला स्टेप, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 6/5 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6/5 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना, तो सीधा क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ गया 1, x आ गया 3 और x आ गया माइनस 2। अब आप नंबर लाइन बनाओ, ठीक है, नंबर लाइन से पता चलेगा कौन सा इंक्रीजिंग कर रहा है और कौन सा डिक्रीजिंग कर रहा है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सबसे पहला पॉइंट देखो, -2 सबसे पहले आता है तो यहाँ लिखो, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, ध्यान से सुनना, इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो। माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में बड़े सारे नंबर आते हैं, -3 -4 -5, तो -3 ले लो। -3 आपको डालना है f डैश x में, हमेशा याद रखना कहाँ पे वैल्यू डालनी होती है, f डैश x में, और ये रफ में चेक करना होता है, ठीक है। 6/5 देखो यहाँ पे -3 डालना है, -3 -1 -4 -3 -3 -6 -3 प्लस 2 माइनस। अब आपको देखना है नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, देखो 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहां लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। अब इनके बीच में -2 और 1 के बीच में कौन आएगा, -1 या 0, तो 0 सबसे आसान है, 0 ले लो, 0 यहां डालो। 6/5 को छोड़ दो, सिर्फ यहां चेक करो, हमें ये तो किसी काम का नहीं है, यहां डालो 0 -1 -1, 0 -3 -3,
0 प्लस 2 2, तो देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख दो पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, 2 प्लस 2 4, देखो एक नेगेटिव आया, नेगेटिव लिख दो। अब यहाँ पर 4, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6, देखो सारे पॉजिटिव आए, तो यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग, जो पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -2 to 1 यूनियन 3 to इंफिनिटी। ठीक है, दो जगह पॉजिटिव था। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहां पे है, -∞ to -2 यूनियन और नेगेटिव यहां पे 1 2 3। ये होगी हमारी एग्जांपल 47 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 48 है हमारे पास। शो डैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x, x ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/4। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये और x दिया हुआ है 0 से बड़ा, हमें बताना है 0 से π/4 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इंक्रीजिंग बताना है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएट करना है। करो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, ये पूरा एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन ये लिख दो। ठीक है, अब हमें बताना है क्या ये फंक्शन 0 और π/4 के बीच में इंक्रीज करता है या नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज करेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये भी हमने रफ में चेक करना है, ये भी सामने दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 0 और π/4 के बीच में, ये 0 है और ये π/4 है। ठीक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 30 डिग्री ले लें, 30 डिग्री चलेगी ना, ये 45 है तो 30 डिग्री होता है π/6। ठीक है, आप यहां पे π/6 डालो, cos π/6, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी आ जाए तो वो तब भी पॉजिटिव होगा, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आने वाला है। समझ आई मेरी बात, दोबारा सुन लो। देखो यहां पे स्क्वायर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी आएगा जैसे -1 आ गया तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ ऊपर चेक करना है। ठीक है, तो नीचे तो चेक करने की जरूरत नहीं। इसका एलसीएम लो, ये 2 बनेगा, √3 - 1, √3 होता है 1.73। देखो 1.73 में से 1 गए तो बचेगा 0.73/2, देखो पॉजिटिव आ गया, तो आपने लिख देना डायरेक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्यों, रीजन क्या देना है, एफ क्लियरली एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4। रीजन देखो क्या देना है, बिकॉज cos x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमने अभी चेक किया ना, वो 0 से बड़ा होगा, और ये स्क्वायर है ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज हो गया। ये होगी हमारी 48 कंप्लीट। एग्जाम्पल 49 है हमारे पास। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3, जो मीटर शीटर कुछ नहीं दिया हुआ 3 सेंटीमीटर,
A circular disc of radius 3 cm is being heated. Due to expansion, its radius increasing at the rate of 0.05 cm per second. Find the rate at which its area is increasing when radius is 3.2 cm. देखो क्या कहता है एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर. इसको हीट किया और इसका जब हीट किया तो इसका जो रेडियस है ना, मतलब जब हीट करेंगे मान लो ये कुछ इस ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, इतनी हो जाएगी, तो इसका जो रेडियस था वो इंक्रीज कर गया एट द रेट ऑफ 0.05 पर सेकेंड. तो हमें निकालना है कि उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा अगर इसका रेडियस 3.2 सेंटीमीटर हो जाए. समझ आई? तो देखो आर हो गया इसका 3.2 सेंटीमीटर. ये नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हीटिंग वाला एरिया निकालना है, इसका एरिया नहीं निकालना. ये आर हो गया और देखो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है एरिया इंक्रीजिंग. तो एरिया ऑफ अ सर्कल ही बनेगा ना, ये सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी से, ये बनेगा डी ए बाई डी टी. आर स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2r और फिर आर की करोगे तो आ जाएगा डी आर बाई डी टी, है ना. तो यहाँ पे वैल्यू डालो 2 पाई, आर की वैल्यू देखो कितनी है 3.2 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.05. ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर से कर लेना नहीं तो 0.320 पाई. देखो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. ठीक है, तो ये होगी हमारी 49 भी कंप्लीट. हमें एरिया इंक्रीज बताना था तो आप यहाँ लिख दो एरिया कितना इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एग्जाम्पल 50 है हमारे पास. एन ओपन टॉप बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of the largest such box. देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, या ये 3 मीटर होगी और ये 8 मीटर होगी, ठीक है. आगे देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, साइड से, ये साइड से जो स्क्वेयर्स है ना इनको हमें फोल्ड करना है. फोल्ड कर दिया, ठीक है, और हमें बताना है कि ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बचा, देखो जब आप इसको साइड से फोल्ड कर दोगे तो ये जो बॉक्स बाकी बचेगा ना उसका हमें वॉल्यूम निकालना है. उसका वॉल्यूम हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम बताना है. ठीक है, ये देखो अगर मैं यहां से इसको फोल्ड कर दिया ना, इसको मैं x ले लेता हूं, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x, और ये पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2x. ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई इसकी 3 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो जाएगी इसकी 8 माइनस 2x और हाइट हो जाएगी इसकी x. देखो ये फिगर बनी, अगर आपको हाइट नहीं समझ आई, ये देखो ये फिगर है, ये बनी है आपके सामने, ये इसकी हाइट है. ठीक है, ये 3D बॉक्स है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को मैक्सिमम बताना है. तो देखो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ देखो किसके बराबर है, लेंथ है 3 माइनस 2x, ब्रेड्थ है 8 माइनस 2x और हाइट है x. इस x को इससे मल्टीप्लाई करो. देखो मैक्सिमम लार्जेस्ट बताना है, मतलब मैक्सिमम बताना है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला कंसेप्ट लगेगा. ठीक है, करो इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी. 3 माइनस 2x बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 8 माइनस 4x, फिर ये बाहर आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 3 की 0 माइनस 2x. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, ये कितना बनेगा 24 माइनस 12x
-16x प्लस 8x²। अब इसको इससे -16x प्लस 4x²। ये देखो क्या बनेगा, 8x² में से ये कितना बन गया, ये बनेगा 8x² में से 8 और प्लस 4 12x² हो गया। फिर ये कितना बनेगा, 12 और 18 16 कितना हो गया, और ये भी है 32 प्लस 12 44। ठीक है, और 24 और कौन बचा, 24 सिर्फ 24 ही है। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अगला स्टेप यही होता है ना, dv/dx इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 12x² माइनस 44x प्लस 24 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन है। यहां बचेगा 3x² माइनस 11x और यहां बचेगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 4 को इसके नीचे फेंक दो और इसकी मिडिल टर्म तोड़ दो। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा 18। तो कौन से दो नंबर होंगे, 9 और 2, 9x माइनस 2x। इन दोनों में से 3x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 3। इन दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 3। x माइनस 3 बाहर, 3x माइनस 2। डायरेक्ट लिख दूं, x आ जाएगा 3 और x आ जाएगा 2/3। ठीक है, 3 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं मैं बताता हूं अभी। देखो 3, देखो अगर आप यहां पे 3 डालो, x की जगह 3 डालोगे, 3 माइनस 6 माइनस 3, देखो क्या इसकी लेंथ नेगेटिव हो सकती है, साइड्स कभी नेगेटिव थोड़ा होती है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप 2/3, दूसरा हमारा 2/3 आया ना, 2/3 डालोगे ना, इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव नहीं आएगा, चेक कर लो। ठीक है, इसलिए 3 को नेगलेक्ट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट, d² v/dx²। इसकी डिफरेंशिएशन होगी 24x, इसकी डिफरेंशिएशन 44 और 24 की 0। हमें इसको मैक्सिमम बताना है, तो अब क्या करो, 2/3 यहां डाल दो, d² v/dx² एट x इक्वल टू 2/3। ये बनेगा 24 इंटू 2/3 माइनस 44। ये 8 2 16, 16 माइनस 44 माइनस 28, और ये 0 से छोटा होता है, तो v हो गया, वॉल्यूम हो गया लार्जेस्ट, वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम। वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम, देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे ना x की वैल्यू डाल दो, इस जगह पे मैं यही लिखने लगा हूं अब, 3 माइनस 2x 8 माइनस 2x इंटू एक्स। यहां पे x की वैल्यू डालो, x की जगह 2/3 डालना है। ठीक है, 3 माइनस 2 2/3, 8 माइनस 2 इंटू 2/3 2/3। करो सॉल्व इसको। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 4/3, 3 माइनस 4/3, एलसीएम ले लो, 9 में से 4 गए 5/3। फिर ये बनेगा 8 माइनस 4/3, इसका भी एलसीएम लो, 24 में से 4 गए 20/3 इंटू 2/3। तो ये बनेगा 100 नहीं तो 100 2 ज़ा 200 अपॉन 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 200 अपॉन 27। चेक कर लो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर था ये 50 था ना ये, हाँ बिल्कुल सही आया, 200 अपॉन 27 मीटर क्यूब। ये होगी 50 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 51 है, लास्ट एग्जाम्पल है हमारी। मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ ₹5 minus x by 100 each. The cost price of x item is ₹x by 5 plus 500. Find the number of items he should sell to earn maximum profit. देखो क्या कहता है, इसके पास x आइटम्स है। ठीक है, ये x आइटम को सेल कर रहा है और एक आइटम की प्राइस इतनी है। ठीक है, इसके पास x आइटम है
लेकिन एक की प्राइस इतनी है, समझ गए, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस दी हुई है इतनी, हमें बताना है कि इसने कितनी आइटम सेल की कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ। देखो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, ये लोकल मैक्सिमा वाला, ठीक है। लोकल मैक्सिमा में क्या करते थे, पहले डिफरेंशिएट, फिर इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, फिर डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर जीरो से छोटा आ गया तो मैक्सिमम हो जाएगा, यही करते थे ना। तो ये कंसेप्ट यहां लगाना है। देखो हमें निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना प्रॉफिट इक्वल टू, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपने शायद 7th की 8th में पढ़ा था, ठीक है। तो पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो। देखो हमारे पास कितनी आइटम है, एक्स आइटम है, एक आइटम की प्राइस इतनी है, तो एक्स आइटम की कितनी हो जाएगी। जैसे मान लो एक कोल्ड ड्रिंक, अगर आप बाजार से 20 बॉटल लाओ, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की प्राइस है 10 रुपये, है ना। तो 20 बॉटल की कितनी होगी, आप क्या करोगे 20 × 10 कर दोगे, मतलब 200 लिखोगे। तो इधर भी यही करेंगे, x इंटू एक की ये बनेगी 5 - x/100, मल्टीप्लाई करो x को इससे, ये बनेगा 5x, और x को इससे करोगे x²/100, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट प्राइस आपके सामने दी हुई है, कॉस्ट प्राइस है x/5 + 500। अब यहाँ पे वैल्यूज डालो, प्रॉफिट को p से डिनोट कर लो, ये बनेगा 5x - x² माइनस सेलिंग कॉस्ट प्राइस की वैल्यू x/5 + 5/100, 500, ठीक है। इसको सॉल्व क्या करना, सीधा डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, है ना। सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, सीधा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। 5x की डिफरेंशिएशन 5, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x/100, इसकी 1/5 और 100 की 0, ठीक है ना। तो ये बन गया 5 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 50, 5 - x/50 - 1/5। अब ले लो एलसीएम, 50 एलसीएम, ये 50 इससे मल्टीप्लाई होगा 250, यहाँ सेम, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 240 - x/50, ठीक है। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया, जीरो के इक्वल पुट करो, और यहाँ पे ये भी लिख लेना, हमें निकालनी है ना नंबर ऑफ आइटम्स, तो लेट, मैंने लिखना भूल गया, स्टार्टिंग में लिख लेना, लेट x बी दी नंबर ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dp/dx इक्वल टू 0, 240 - x/50 इक्वल टू 0, 50 को इधर ले जाओ, 240 - x इक्वल टू 0, x इधर ले आओ, x हो जाएगा 240। देखो हमें नंबर ऑफ आइटम्स भी निकालनी थी, वो भी निकल गई, ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो अब डबल डिफरेंशिएट करो, 240 की डिफरेंशिएशन 0, x की 1 हो जाएगी, और यह आ जाएगा -1/50। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू है 240, देखो वो सेम ही आ जाएगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं, और ये 0 से छोटा होता है क्योंकि नेगेटिव है। तो हो गया हमारा P इज मैक्सिमम, हमने प्रूफ कर दिया मैक्सिमम प्रॉफिट, P इज मैक्सिमम, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आ गई जो हमें फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू 240। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट।